तो यार आज जो है ना, हम पता है ग्रेविटेशन जो चैप्टर है उसका पूरा वन शॉट रिवीजन करेंगे नीट पर्सपेक्टिव से, और इसके जो सारे पीवाईक्यूज है ना, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा विद ट्रिक्स एंड टिप्स। तो यार ये एक रिलेटिवली आसान चैप्टर है। इसमें से कुछ ऐसे प्रोफाइल हैं जिसमें पता है ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नीट पूछती है। तो यार तैयार हो जाओ, कॉपी पेन लेके बैठते जाना, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता जाऊंगा। और बीच में हमने ना जैसे पूरे ईयर वाइज क्वेश्चंस ले रखे हैं इसमें, जैसे ना देखो पूरे ईयर वाइज जो है ना, मतलब ऐसे आपके लिए जिस टॉपिक के बाद में जो क्वेश्चन रेलेवेंट है जैसे जैसे आते जा रहा है, जैसे देखो ये 2012 का क्वेश्चन ले रखा है, अपन साथ में सॉल्व करते हुए चलते जाएंगे, ठीक है ना। तो थ्योरी ब्लैक से लिए, ब्लैक बैकग्राउंड, और ये क्वेश्चन व्हाइट से, तो आपको पहले ही पता पड़ जाएगा। तो 2020 से मेनली 2010 तक के हमने इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, ये समझ लेना आप, ठीक है ना। चलो तो यार यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये सिंपल है यार, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। 2 पॉइंट मासेज हैं, m1 मास का m2 मास के 2 पॉइंट मासेज हैं, r डिस्टेंस की दूरी पर है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो कितनी होती है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस केजी स्क्वायर। ये याद रखना है, ये याद रखना है, इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स होती है ये, लाइन जॉइनिंग जो होती है ना दोनों की, वो एक दूसरे को खींचते हैं आपस में। यार आपको पता है ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स ही होती है वैसे भी, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है दैट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, वी नो दैट, ठीक है। तो यार जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर ये बिल्कुल वैसा है, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैट में जो होता है ना, ये जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस केजी स्क्वायर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता है हमको ये, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर आपने पढ़ा होगा अगर, उसमें और ग्रेविटेशन में बहुत सिमिलैरिटीज हैं, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। वहां दो चार्जेस के बीच में देखो k q1 q2 बाई आर स्क्वायर फोर्स होती है, यहां पर g m1 m2 बाई आर स्क्वायर होती है, ठीक है ना, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो q के बदले यहां मास आ जाता है, k के बदले यहां g आ जाता है। k अपना क्या होता है 1/4πε0, ठीक है। वहां पर लैम्डा सिग्मा रो होते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहां पर आता है मास पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सारे फॉर्मूलेज लगभग सेम होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशन फील्ड के, बस आप इनको रिप्लेस करते जाओ। एक जो डिफरेंस है कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है, मतलब पॉजिटिव रिपेल कर देते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो भाई अब लिखते जाना सब लोग साथ साथ में यार चीजें। ग्रेविटेशन फील्ड जो है ना, ग्रेविटेशन फील्ड क्या होती है भाई, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है भाई अपनी, वैसे ही ग्रेविटेशन फील्ड होती है। मैंने क्या बताया, k को g से रिप्लेस कर देना, q को m से रिप्लेस कर देना, लैम्डा सिग्मा रो। तो जो सारे इलेक्ट्रोस्टैट के फॉर्मूले ना बिल्कुल सेम ग्रेविटेशन के फॉर्मूले हो जाते हैं वो। एक आध एग्जांपल देखते हैं, जैसे पॉइंट मास है मान लो कैपिटल M का आपके पास में पॉइंट मास है, ठीक है ना। देखो तो भाई अभी जो पॉइंट मास है उसके चक्कर में जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, gm बाई आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर। जैसे अपनी पॉइंट ये जो q चार्ज होता है, देखो q चार्ज होता है r डिस्टेंस की दूरी पर, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है k q बाई आर स्क्वायर। कैपिटल Q होगा तो कैपिटल Q, स्मॉल Q तो स्मॉल Q। तो बस देखो k के बदले g, q के बदले m, r स्क्वायर के बदले r स्क्वायर, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। चलिए तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जैसे होलो स्फीयर, अब जैसे यार लाइन, मास, डिस्क, ठीक है, वो सब अपन इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ चुके हैं, वो यहां नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ चुके हो ऑलरेडी, उसका लेक्चर मैं बना चुका हूं, ठीक है ना। तो अब वापस से रिवीजन कर रहे हैं यार, देखो अपन ये, ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पढ़ लो, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वैसे ग्रेविटेशन फील्ड की बात करें तो होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। सर होलो स्फीयर क्या होता है यार, पानी पताशा, आपको पता है जो पानी पताशा होता है वो गोल गप्पा, अंदर कुछ नहीं भरा हुआ, स्फेरिकल,
ठीक है ना, बॉल मान लो आप, इस अंदर से खाली, ठीक है ना सर, खोपड़ी, सर होलो माने कि सॉलिड माना, यार वो आप देखो क्या मानना है आपको, सर वैसे क्लोज टू होलो ही है सर, आप आए और मजे लेने लग गए हमारे आते ही से। देखो तो यार देखो, अंदर जो ग्रेविटेशन फील्ड होती है वो जीरो होती है, ये यूनिफॉर्मली मास वाला स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, अंदर ग्रेविटेशन फील्ड जीरो होती है, बाहर कितनी होती है, Gm/r²। बाहर बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे पॉइंट चार्ज के चक्कर में कर रहा हो, बाहर कैसे बिहेव करता है, जैसे पॉइंट मास, चार्ज नहीं, पॉइंट मास के चक्कर में जैसे बिहेव कर रहा हो, ठीक है ना, Gm/r², Gm/r², r यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, Gm/r², ठीक है, अंदर जीरो, बाहर Gm/r², ठीक है ना, बाहर Gm/r², ठीक है। नाउ अब देखो तो यार इसका ग्राफ पूछा जा चुका है, ग्राफ ध्यान रखना इसका, इसका ग्राफ क्या है, देखो यार अंदर जीरो है फील्ड, देखो अंदर जीरो है फील्ड, ये जीरो की लाइन है, फिर एकदम से जंप आया, फिर ये 1/r² की तरफ से घटती चली जाती है, ये घटती चली जाती है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है इससे। तो जीरो और फिर उसके बाद में ये ऐसे चल जाता है ग्राफ, पता है ग्राफ तो हमको, ठीक है। देखो ये लाइन यहां से अंदर अंदर r=r तक, ये कैपिटल R रेडियस है, कैपिटल R तक जीरो, फिर पॉइंट मास की तरह से जाती है, ठीक है, समझ में आ गया सर ये तो, ठीक है ना। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था 2012 में, एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था, मतलब आपको 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है ये, फटाफट से बताओ। देखो अब अभी पहला PYQ देखो, which of the following plots represent the variation of gravitation field on a particle with distance r due to thin spherical shell of radius r। थिन शेल है रेडियस r का, कैपिटल R का थिन स्फेरिकल शेल है, ठीक है ना। अब आप बताओ थिन शेल के चक्कर में फील्ड का ग्राफ कैसा आता है, फटाफट से बताओ क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 4। अभी तो पढ़ा यार, पहले जीरो फिर ऐसे डिक्रीज होती हुई, समझ गए। तो देखो यार 4 नंबर फोकट में मिल गए, फोकट में मतलब बड़ी जल्दी मिल गए इसमें, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ अब यार सॉलिड स्फीयर के चक्कर में देखें अगर अपन, तो सॉलिड स्फीयर में क्या होता है यार, ये अंदर से भरा होता है ना, अंदर से भरा होता है, देखो ये अंदर फील्ड जीरो नहीं होती है। अच्छा सॉलिड स्फीयर में ना ऐसे ग्राफ ब्रेक नहीं होता है, जैसे होलो में तो ब्रेक हो गया था, पहले नीचे था फिर एकदम से जंप मार के ऊपर आ गया, इसमें से एकदम से जंप नहीं मारता सॉलिड में, ये ध्यान रखना। अच्छा सेंटर पे तो जीरो होगी, सेंटर पे तो जीरो होगी सिमेट्री के कारण से, देखो फील्ड, क्योंकि एलिमेंट्स एकदम सिमेट्रिकली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, चारों तरफ मतलब हर तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जीरो से स्टार्ट करके, और बाहर, बाहर कैसी फील्ड होती है सॉलिड के चक्कर में, बाहर ऐसी फील्ड होती है जैसे कि पॉइंट मास रखा हो, जैसे कि पॉइंट मास रखा हो, Gm/r²। तो देखो बाहर का ग्राफ तो सेम आ गया, ये ध्यान रखना, देखो बाहर का ग्राफ तो बिल्कुल सेम सा आ गया, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सा आ गया, बाहर का ग्राफ तो एग्जैक्टली सेम है बाहर का ग्राफ। अब अंदर के ग्राफ में डिफरेंस होता है, तो कंफ्यूज मत करना सॉलिड और हॉलो में। सॉलिड में क्या होता है, देखो जीरो से स्टार्ट होकर ये जो ग्राफ है ना, जीरो से स्टार्ट होकर ये सीधा 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 जाता है, ये यहां तक जाता है पूरा, ये ठीक है ना, सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन में जाकर ये यहां तक जाता है, फिर ये डिक्रीज होने चालू हो जाता है, ठीक है ना, फिर ये डिक्रीज होना चालू हो जाता है, ठीक है, ये डिक्रीज होना चालू हो गया, देखो तो स्ट्रेट लाइन गया फिर डिक्रीज होना चालू हो गया, समझ गए, चलो बहुत बढ़िया। इसका अंदर क्या वैल्यू होती है इसकी, अगर वैल्यू याद रखनी, वैसे पूछते नहीं है ज्यादा नीट में, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, अंदर जो वैल्यू होती है ना, देखो स्ट्रेट लाइन कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, Gm/r³, Gm/r छोटा r बाय कैपिटल R³, ये कैपिटल R इसका रेडियस है, ये कैपिटल R इसका रेडियस है, ये ठीक है, Gm/r³, तो r की तरह से वेरी होती है ये, Gm/r³, लीनियर चलती है, लीनियर है, ठीक है, याद रहेगा, दोनों ग्राफ बिल्कुल अच्छे से याद रहेंगे सर, बिल्कुल याद रहेंगे दोनों ग्राफ अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस चैप्टर की यार, नीट पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैं अपन कम से कम इसमें ना 2 से 3 PYQs जो है ना लास्ट 10 ईयर्स में, आप देखो वो सारे PYQs करेंगे अपन इसके,
यूनिक वाले, है ना। तो यार मतलब हम मान के चलो हर 2 साल में से एक बार इस पे क्वेश्चन आ ही जाता है घुमा फिरा के। तो ये अब ध्यान से सुनना देखो सब लोग, अब यहां पर अटेंशन ले आओ पूरा का पूरा। ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, देखो मैं अभी डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं अपन, तरीका बता दूंगा आपको कैसे करते हैं इसको, ठीक है ना। आता कैसे थोड़ा बहुत बता दूंगा फिर भी डेरिवेशन, ठीक है। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे यार सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो हम 9.8 रट्टा मार के आते हैं अभी तक। 9.8 जो है वो सरफेस पे होती है, सरफेस है ना, ये अर्थ ले ली हमने भाई, देखो अर्थ ले ली हमने ये, ठीक है ना। तो यार ये सरफेस पे जो वैल्यू होती है ना, सरफेस पे जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8, और वो किसके बराबर होती है, जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर के। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम ई मास ऑफ अर्थ, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। आप इसमें वैल्यू डालोगे ना, अर्थ का मास, रेडियस ऑफ अर्थ और जी की वैल्यू, तो सरफेस पे जो है 9.8 जी की वैल्यू आ जाएगी। सरफेस पे कितनी आ जाएगी, 9.8 आ जाएगी। ये वैल्यू डालोगे तो 9.8 सरफेस पे आ जाएगी, समझ गए। सर ये आती कैसे, एक बार डेरिवेशन भी बता दो, इतना इंपॉर्टेंट हो तो चलो डेरिवेशन भी बता देता हूं। ये वैल्यू कैसे आती है, जी निकालने के लिए क्या होता है, जी निकालने के लिए क्या होता है भैया, आप यहां पर एक छोटा मास रखो, छोटा एम, स्मॉल एम मास रखो। तो जो जी की वैल्यू होती है ना, देखो हम फोर्स को क्या लिखते हैं, फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशन फील्ड, जो ग्रेविटेशन फील्ड ऊपर बढ़ के आए थे, ग्रेविटेशन फील्ड इनटू छोटा मास एम, है ना। जैसे बाहर की बात करें, अगर अपन बाहर की बात करें तो बाहर के लिए तो चलो बाहर की बात कर लेते हैं पहले। जैसे बाहर है ये, मान लो, ठीक है ना, ये यहां से मान लो ये h हाइट की दूरी पर है, ये h हाइट की दूरी पर है सपोज करो, और ये कैपिटल R डिस्टेंस हो गया। फोर्स कितनी होगी, जी एम ई एम बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, बोलो, ठीक है। इसको मैं बराबर कर दूंगा किसी भी जगह पर, किसी भी जगह पर इसको हम एम जी के बराबर कर देंगे। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स इक्वल टू एम ए होता है ना, ए के बदले एक्सेलरेशन के बदले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया भाई, यहां पर ए के बदले यहां पर जी आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस अब एम से एम कट जाएगा। तो देखो जी की वैल्यू हाइट एच पर, जी की वैल्यू हाइट एच पर आ गई जी एम ई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। सर हाइट 0 हो तो, हाइट 0 हो तो सरफेस पे अगर हाइट 0 हो तो सेम फॉर्मूला लगेगा, बाहर और अंदर में सरफेस पे कोई सा ही फॉर्मूला लगा दो, एक ही बात आती है, ठीक है ना। तो मैं एच अगर 0 कर दूं, देखो एच अगर 0 कर दूं, एच को अगर मैं 0 कर दूं तो जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर, देखो जी आ गई, जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर, जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर, इसको याद रखना। जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर जो है, जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर आपकी जी की वैल्यू आ गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस चैप्टर की, मैं बहुत टाइम स्पेंड करूंगा और खूब सारे पीवाईक्यूज करेंगे इसके ऊपर। इसका एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का, एक भी सवाल, नहीं तो बैंड बजेगी और ठुकाई होगी आपकी, पिटाई होगी आपकी फिर सीधे, समझ गए ना। तो जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर होती है जी की वैल्यू सरफेस पे, जी की वैल्यू होती है सरफेस पे, समझ गए। अब देखो हाइट एच पे मुझे अगर जाना है तो जी की वैल्यू जी नॉट सरफेस के टर्म्स में, जी नॉट अपॉन 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर, 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। आप यहां से डिराइव भी कर सकते हो इसको, देखो आप यहां से डिराइव भी कर सकते हो इसको, आप यहां से डिराइव भी कर सकते हो इसको, आर ई को बाहर निकाल लो तो ये 1 प्लस एच बाय आर ई हो जाएगा। आप आर ई को, आर ई स्क्वायर को बाहर निकालो तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और ये नीचे आर ई आ जाएगा, और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है जी नॉट। वैसे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी बता रहा हूं आपके कॉन्फिडेंस के लिए। ये जी नॉट अपॉन 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर, 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर, जी नॉट अपॉन 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। याद करने की ट्रिक बताता हूं, देखो इसको, मैक्सिमम सरफेस पे होती है जी नॉट की वैल्यू, मैक्सिमम सरफेस पे होती है जी नॉट की वैल्यू। ध्यान रखना, याद करने की ट्रिक, आप ऊपर चल जाओ या अंदर चल जाओ, आप ऊपर चल जाओ या अंदर चल जाओ, जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू घटेगी ही सही। इसका ग्राफ पता है कैसा होता है जी का, जैसा सॉलिड स्फीयर में पढ़ा था ना हमने, जैसा देखो आपने सॉलिड स्फीयर में ग्राफ पढ़ा था, ये इसको मास
एग्जैक्टली सेम ग्राफ होता है, क्योंकि अर्थ सॉलिड स्फीयर ही तो है। तो पता है इसका ग्राफ कैसा होता है, अगर मैं सरफेस की बात करूं, ये सरफेस है, तो इसका ग्राफ भी पता है ऐसा ही होता है। ये हाइट h पे जब जाते हैं अपन, हाइट h पे जाते हैं तो भी घटती है, अंदर जाते हैं तो भी घटती है। तो भैया ये u, ये यहाँ पर वैल्यू, और फिर ये ऐसे। तो ये 1 प्लस एच बाई आर डिनोमिनेटर में आ रहा है। देखो ये वैल्यू घट रही है, जी नॉट से वैल्यू घट रही है, ठीक है ना। ठीक है, जी नॉट के लिए जो जी नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो जी की वैल्यू जी नॉट से कम हो गई। देखो डिवाइड हो रहा है, जी की वैल्यू जी नॉट से कम हो गई। अच्छा सर ये कैसे याद रखें, नीचे स्क्वायर आता है, तो यार नीचे यहां पर स्क्वायर आता है, फोर्स में नीचे स्क्वायर आता है ना, तो यहां पर डिनोमिनेटर में स्क्वायर आता है, स्क्वायर आता है डिनोमिनेटर में, स्क्वायर आता है 1 प्लस एच बाई आर ई। अब जी और जी नॉट का डायमेंशन सेम है, याद करने की ट्रिक बताता हूं आपको। जी और जी नॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, तो डिनोमिनेटर में डायमेंशनलेस क्वांटिटी आनी चाहिए, डायमेंशनलेस क्वांटिटी आनी चाहिए। तो इसलिए 1 डायमेंशनलेस, एच बाई आर ई डायमेंशनलेस, स्क्वायर डायमेंशनलेस, तो 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। ये सारी हाइट्स के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन कई बार हमें छोटी हाइट्स दे देते हैं, कई बार जो है ना हमें छोटी हाइट्स दे देते हैं बच्चों, छोटी हाइट दे देते हैं। मतलब क्या है उसकी, जैसे यार अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर है अर्थ का रेडियस, 1 2 3 5 10 20 30 किलोमीटर दे दिया आपको मान लो, तो ये फॉर्मूला के बदले आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो उस केस में, जब छोटी हाइट्स की बात होती है तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लग जाता है यहां पर, जी नॉट 1 माइनस 2h बाई आर ई, जी नॉट 1 माइनस 2h बाई आर ई, 1 माइनस 2h बाई आर ई, ये ध्यान रखना छोटी हाइट्स के लिए लगाते हैं ये 1 माइनस 2h बाई आर। ठीक है, चलो हाइट पे तो समझ में आया। सर अब डेप्थ की बात करें तो डेप्थ अंदर घुस के जाए, डेप्थ डी में जाए, अगर हम सरफेस से डेप्थ डी में जाए, सरफेस से नाप रहा हूं मैं, तो जी नॉट 1 माइनस डी बाई आर ई, जी नॉट 1 माइनस डी बाई आर ई। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है भाई, इसको याद रखने की ट्रिक है कि जब d इक्वल टू आर ई हो जाएगा ना, तब g की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। डेप्थ मतलब डेप्थ जब रेडियस के बराबर हो जाएगी, मतलब जब मैं सेंटर पे पहुंच जाऊंगा, जब मैं सेंटर पे पहुंच जाऊंगा तो g की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। सेंटर पे वेटलेसनेस होती है, एकदम खाली खाली हल्का हल्का लगता है, जैसे एग्जाम के बाद हल्का हल्का लगता है ना, वैसे सेंटर पे एकदम हल्का हल्का महसूस होता है, एकदम वेटलेसनेस वाला। तो देखो आप d इक्वल टू आर ही रख के देख लेना, 0 हो जानी चाहिए g की वैल्यू। तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम टाइम में, तो सर कैसे याद रखते हैं, कई बच्चों को प्लस याद रह जाता है, कईयों को माइनस याद रहता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है d इक्वल टू आर ही रख के देख लो, g 0 होना चाहिए सेंटर पे। ठीक है, सही है, सही है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो हाइट h पे फॉर्मूला बोलो सब लोग, देखते हैं याद हुआ नहीं हुआ, आपके टाइम पे देख रहे हैं इसमें सवाल आ सकता है बिल्कुल। तो जी नॉट की वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर, सरफेस पे 9.8, सरफेस पे सबसे ज्यादा होती है। हाइट h पे बोलो सब लोग फॉर्मूला, एक्चुअल जो फॉर्मूला है अप्रोक्सीमेशन वाला नहीं, हाइट h पे बोलो सरफेस की g डिवाइडेड बाय स्क्वायर आता है 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर, 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 1 माइनस 2h बाई आर ई, 1 माइनस 2h बाई आर ई। ठीक है, और डेप्थ में जाएंगे, अंदर जाएंगे तो 1 माइनस डी बाई आर ई, 1 माइनस डी बाई आर ई। ठीक है, समझ गए, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब अपन इसके सवाल करते हैं, देखो ठीक है ना। अब ये 2012 का सवाल है, देखो ये अब है ना, द हाइट एट विच द वेट, अब ध्यान से करना, देखो सवाल सब लोग, द हाइट एट विच द वेट ऑफ अ बॉडी बिकम्स 1/16 इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वो हाइट जिसपे बॉडी का जो वेट है, जिसपे बॉडी का जो वेट है वो 1/16 बन जाए, ठीक है, उसके सरफेस के मुकाबले, वो हाइट बताओ। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, बच्चे क्या गलती करते हैं कई बार यार, ये हाइट वर्ड है, हाइट हमेशा कहां से नापी जाती है, सरफेस से नापी जाती है।
सरफेस से नापी जाती है। आंसर मत देखना, चलो आप अभी ना, आंसर छुपा लिया मैंने इसका, ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो यार 1/16 तो कम नंबर है, मतलब काफ़ी घट रहा है जी, मतलब मैं अप्रॉक्सीमेशन तो नहीं लगा सकता। मतलब mg जो नया वेट है वो 1/16 है सरफेस पे mg नॉट से, ठीक है। तो m से m तो उड़ा दो यार। तो g की जो वैल्यू आ गई है, आंसर पे ध्यान मत दो, g की जो वैल्यू आ गई वो g0/16 आ गई। और g का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़ा हमने, देखो सीधे फॉर्मूले का क्वेश्चन है। 30 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। स्क्वायर इज इक्वल टू g0/16। बोलो यहां तक समझ में आया? सर अच्छे से समझ में आ गया। मैंने क्या करा, क्वेश्चन में लिखा था 1/16 वेट है, तो mg0 का 1/16, ठीक है। g इक्वल टू g0/16, g की वैल्यू डाल दी, g0 1 + h/re का होल स्क्वायर, 1 + h/re का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू g0/16, है ना। तो g0 से g0 उड़ाओ, अब तो कैलकुलेशन बच गई। तो इसमें क्या आ जाएगा यार, इसमें आ जाएगा, तो भैया ये 1 + h/re का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया। स्क्वायर हटाओ तो ये 4 आ जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे तो 4 आ जाएगा ना। 1 माइनस कर दो तो h/re इज इक्वल टू 3, तो h इज इक्वल टू 3re, रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पर r दे रखा है वो, तो भाई 3r, समझ गए। तो 3r जो है आंसर आ गया। इसमें क्या लगा, इसमें एक फॉर्मूला लगा। जिनको फॉर्मूला याद होगा ना वो 4 नंबर यूं ही कमा लिए होंगे उन्होंने 2012 में। जिनको फॉर्मूला याद नहीं होगा वो डेरिवेशन करने बैठे होंगे, टाइम स्पेंड करा होगा। यार आपको 1.5 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए फर्स्ट राउंड में, तो है ना। कई जो टफ क्वेश्चन आते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन नीट की स्ट्रेटेजी पता है क्या रहती है, नीट की फिजिक्स की पर्टिकुलरली 2 राउंड में नीट के फिजिक्स के पेपर को करना चाहिए। पहले राउंड में तो सिंपल क्वेश्चन करके निकलो, ताकि टाइम की कमी के चक्कर में कोई सिंपल क्वेश्चन बच नहीं जाए। फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि यार मैं 45 में से 45 में से इतने क्वेश्चन तो कर चुका हूँ। सेकेंड राउंड में फिर टफ को उड़ाओ, फिर मजा आ जाएगा। देखो ठीक है, चलो तो देखो ये आंसर आ गया 3re, राइट। अब नाउ अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब ये 2017 में आया हुआ है नीट का, ठीक है ना। नीट 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन ये। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ। 1 किलोमीटर छोटा नंबर है, मतलब मैं अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं। छोटा नंबर है मतलब मैं अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं। इज सेम एज द एट अ डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। डेप्थ d पर सेम आ रही है g की वैल्यू जितनी की 1 किलोमीटर ऊपर आ रही है। तो अर्थ बना लेते हैं यार अपन, ये अर्थ बना लिया अपन ने, ये सेंटर। डेप्थ d पर उतनी ही वैल्यू आ रही है जितनी की 1 किलोमीटर ऊपर आ रही है। 1 किलोमीटर ऊपर आ रही है। अब देखो ये सवाल आ गया, देखो एक और, ठीक है ना। ये इसके ऊपर ही 2017 में आया इसका सवाल। ये कैसे करूं मैं इसको यार। अब मैं, कई लोग रट लेते हैं इसको कि यार ऐसे करना है, पर रटो मत, मतलब थोड़ा सा एक फॉर्मूला याद कर लिया ना। अब मैं क्या फॉर्मूला लगाता हूं, 1 किलोमीटर ऊपर हाइट के ऊपर फॉर्मूला क्या होता है, g0 इंटू 1 माइनस 2h/r। सर आपने 1 माइनस 2h/r क्यों लगाया, 1 अपॉन जो वो g0 अपॉन 1 प्लस h/re का होल स्क्वायर क्यों नहीं लगाया। अब 1 किलोमीटर दे रखा है ना, तो डॉक्टर साहब समझ में आई बात। g0 1 माइनस 2h/r, ठीक है, किसके बराबर होगा ये, डेप्थ d पर। h की वैल्यू डालूंगा अभी 1 किलोमीटर, रुक जाओ अभी बाद में डालेंगे अपन वैल्यू। किसके बराबर होगा, डेप्थ d में फॉर्मूला क्या होता है, g0 1 माइनस d/r। g0 1 माइनस d/r, समझ गए। तो g0 से g0 तो बिंदास उड़ाओ है ना। फिर 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 से 1 भी हो जाएगा, 1 से 1 भी उड़ाओ तो ये आ गया माइनस 2h/r इज इक्वल टू d/r। माइनस के साथ माइनस को उड़ाओ, r से r उड़ाओ तो d इज इक्वल टू 2h। मतलब 2h
तो बस 2h का मतलब 2 किलोमीटर। समझ गए? सिंपल। कितनी लाइन ऑफ कैलकुलेशन लगी एक बार बताओ आप, देखो अब। तो नीट वैसे टफ नहीं होती फिजिक्स, लेकिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहता, फील नहीं आती उसकी, इसलिए क्वेश्चन भी गलत करके आए बच्चे कई, है ना। 2 ही तो फॉर्मूले हैं यार। अब आप बोलो सर हमसे क्वेश्चन नहीं होते, गलत बात। फॉर्मूला याद रखो डॉक्टर साहब, क्वेश्चन होंगे। और फिजिक्स ही आपका देखना सबसे स्कोरिंग बनेगा, देखना। और फिजिक्स ही रैंक डिसाइड करता है, ठीक है। तो देखो डी की वैल्यू 2h के बराबर आ गई। तो कई लोग रट लेते हैं यार कि हाइट से दुगना नीचे जाते हैं तो जी की वैल्यू सेम होती है, लेकिन ये बड़े डिस्टेंसेस के लिए चीज ट्रू नहीं है। बड़े डिस्टेंसेस के लिए फॉर्मूला अलग लग जाता है, इसलिए मैं रटवाता नहीं हूं। ये छोटे डिस्टेंसेस के लिए है ये चीज कि d इक्वल टू 2h आ जाता है जी सेम होने के लिए, सिर्फ छोटे डिस्टेंसेस के लिए, ठीक है। चलो नाउ एक और क्वेश्चन करेंगे इसमें अपन सॉल्व। बॉडी वेट 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पे 200 न्यूटन है। कितनी वे करेगी वो डाउन, हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब में अर्थ में ये रेडियस अगर r है तो ये r/2 पर इसका वजन कितना होगा ना, ये बताना है हमको। r/2 पर इसका वजन कितना होगा ना, ये बताना है हमको। तो भाई mg0 की वैल्यू, भाई g की देखो, mg0 की वैल्यू आपको 200 न्यूटन गिवन है। 200 न्यूटन गिवन है mg0। वेट ये होता है mg के बराबर। mg0 सरफेस पे 200 न्यूटन है। अब मुझे यहां पर अगर कोई g बता दे ना, अगर मुझे यहां पर कोई g बता दे तो मुझे mg निकालना है, मुझे mg निकालना है। बेसिकली काम खत्म हो जाएगा। तो नया g निकाल लो यार, नया g निकाल लो, नया g निकाल लो। भाई नया g जो है डेप्थ d पर, g की वैल्यू सर ने बताई थी कितनी होती है, g इज इक्वल टू g0 1 माइनस d/r। तो भाई g0 1 माइनस d की वैल्यू कितनी है r/2। मैं आधी हाइट पर हूं, आधे डिस्टेंस के उसमें, तो 1 माइनस 1/2 1/2। तो यार g0/2 आ गया। लो भाई सिंपल, आधी हाइट पे g0/2 आधा हो गया gb। हाइट क्या, आधी डेप्थ पे, आधी डेप्थ पे कितना हो गया भैया, बोलो बोलो डॉक्टर साहब, कितना हो गया, आधा हो गया। तो भाई ये कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। 200 का आधा कितना होता है, 100 न्यूटन होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, सिंपल। अब आप देखो कितने लाइन की कैलकुलेशन गई, मुश्किल से 3 लाइन की कैलकुलेशन गई, वो भी मैंने आराम से करके बताई है, एकदम आराम से चल रहे हैं अपन। समझ गए, मज्जो आ गयो। अरे सर वाकई मजा आ गया। अब कर लोगे ना इसके क्वेश्चन, ये 2019 का है वो सवाल है, देखो। समझ गए, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फॉर्मूले याद रखना है यार। चलो अब 2020 में भी सवाल आया। मैंने आपसे क्या बोला था, इसमें काफी सवाल आते हैं जी के ऊपर। तो देखो 4 सवाल तो मिल गए अपने को 10 सालों के अंदर अंदर में, और एक आध मैंने कराए नहीं। मैंने बोला था ना हर 2 साल में से एक बार लगभग जी के ऊपर सवाल आता है, छोटे जी के ऊपर में। 20 में भी आ गया, 19 में भी आ गया। तो सब याद रखो या मत रखो, छोटा जी जरूर याद रखना ग्रेविटेशन में। चलो करके बताओ। अब 72 न्यूटन है सरफेस ऑफ अर्थ पे, ओके। 72 न्यूटन है सरफेस ऑफ अर्थ पे। तो व्हाट इज द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन इट, mg की वैल्यू पूछ रहा है। वेट, ग्रेविटेशन फोर्स, ये सब mg के बराबर ही होते हैं, छोटा m इंटू जी की वैल्यू। हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब मुझे हाइट पे जाना है, ये अगर r रेडियस है तो मुझे, मतलब थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बना दिया, r/2 ऊपर तक जाना है। अब यार r/2 डिस्टेंस छोटा तो नहीं है r के कंपैरिजन में, 3200 किलोमीटर ऊपर जाना है। तो यार मैं अप्रॉक्सीमेशन तो यूज़ नहीं कर सकता, समझ गए डॉक्टर साहब। अब मैं अप्रॉक्सीमेशन तो यूज़ नहीं कर सकता, तो मेरे को क्या यूज़ करना पड़ेगा, g इज इक्वल टू g0 1 प्लस h/re का होल स्क्वायर। r मतलब रेडियस ले लेता हूँ मैं, अब आपको समझ में आ गया। तो r का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर h की वैल्यू r/2 रख दो, h की वैल्यू r/2 रख दो यहाँ पर। तो कितना आ गया, ये आ गया g0। आपको कैलकुलेशन है, देखो अब कैलकुलेशन में गलती मत करना यार। 1 प्लस r/2 और इधर r से r कटेगा, 1 प्लस 1/2
का होल स्क्वायर, तो जी नॉट अपॉन 1 प्लस 1/2, बोलो भाई 1 प्लस 1/2 बोलो 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 3/2 का होल स्क्वायर 9/4, ऊपर उचक के जाएगा 4/9 जी नॉट, तो 4/9, तो जी की वैल्यू जो आ गई 4/9 जी नॉट आ गई, 4/9 जी नॉट। अच्छा, हमें 72 न्यूटन अर्थ के सरफेस पे दे रखा है, अर्थ के सरफेस पे 72 न्यूटन दे रखा है, एम जी नॉट की वैल्यू 72 दे रखी है, मुझे एम जी की वैल्यू बतानी है भाई साहब अभी कितनी होगी, तो बस एम जी की वैल्यू यार, एम जी की वैल्यू डाल दो 4/9 जी नॉट, एम जी नॉट को पकड़ के 72 डाल दो, 72 इंटू 4/9, काटा पीटी मचा दो, दैट इज इक्वल टू 32 न्यूटन। 32 न्यूटन हो गया इसका आंसर, 32 न्यूटन हो गया इसका आंसर, समझ गए? ठीक है, तो देखो ये इस तरह से, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज लंबा था, लेकिन अगर फॉर्मूला याद होगा तो आ जाएगा। वेरी गुड। और भाई साहब एक और क्वेश्चन लो, 5 क्वेश्चन हो गए पूरे के पूरे। जी का वेरिएशन पूछ रहा है, छोटे जी का, बताया था सॉलिड स्फीयर है अर्थ, 0 से बढ़ता है फिर घटता है, 4 ही आंसर है इसका, तो देखो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो यार एक मेजर पोर्शन अपन ने जो है ना इसका खत्म कर लिया, देखो मेजर पोर्शन मतलब जिसमें से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पार्ट मोशन ऑफ सैटेलाइट वगैरह जो है ना, उसमें से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, अब उस पार्ट की तरफ जाते हैं अपन। ठीक है, तो कितने सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया अपन ने, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट अपन बढ़ेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। भाई देखो इस लेक्चर को करने के बाद में आपको ग्रेविटेशन फिर और कहीं से कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फुल ग्रेविटेशन रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भैया, 2 पॉइंट मास m1 m2 r डिस्टेंस की दूरी पर है। ठीक है, तो इनकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस जी m1 m2 बाई आर, माइनस जी m1 m2 बाई आर। सर ये कैसे ही आता है, ये आप इलेक्ट्रोस्टैट में याद करो क्या आता था, वो इलेक्ट्रोस्टैट में आप याद करो क्या आता था फॉर्मूला भैया, इलेक्ट्रोस्टैट में फॉर्मूला क्या आता था, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर। यहां पर भी देखो K के बदले G, Q1 M1 Q2 M2, R के बदले R। सर ये माइनस साइन कहां से आया, ये दहेज में आया माइनस नालायक हो। ग्रेविटेशन पोटेंशियल हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, पोटेंशियल के ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है। हम इनफाइनाइट पे रेफरेंस 0 लेते हैं, हम इनफाइनाइट पे रेफरेंस 0 लेते हैं ना, तो जब ये पास आता है, जब ये पास आता है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती जाती है। अब 0 से घटाओगे तो क्या आएगा भैया, 0 से घटाएंगे अगर हम तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा, इसलिए हम घर का माइनस लगा देते हैं, घर का माइनस लगा देते हैं, माइनस जी m1 m2 बाई आर, माइनस जी m1 m2 बाई आर। ठीक है, समझ गए, माइनस जी m1 m2 बाई आर, राइट, माइनस साइन लगा देते हैं हम। ठीक है, अभी बच रहा है, अभी और बहुत सारी चीजें भी करनी है इसमें अपने को, ठीक है ना। माइनस जी m1 m2 बाई आर, माइनस साइन का ध्यान रखना, ये पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है, इन्फिनिटी पे 0 लेते हैं तो। ठीक है, अच्छा ये सेम पोटेंशियल एनर्जी ही एक सॉलिड स्फीयर और एक पॉइंट मास के बीच में होती है। भाई 2 पॉइंट मास के बीच में तो होती है ये, लेकिन एक सॉलिड स्फीयर और एक पॉइंट मास के बीच में भी यही होती है, यही होती है। ठीक है ना, स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर डिस्टेंस है सेंटर और इस पॉइंट मास के बीच में। ठीक है, तो ये बिल्कुल पॉइंट मास की तरह से बिहेव करता है बाहर, पता है हमको ही, इसकी फील्ड भी वैसी रहती है, तो इसका फॉर्मूला भी ये आता है, ध्यान रखना। ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अब यार एक क्वेश्चन है 2019 में आया था, अब ये वर्क डन कैसे निकालें। अब ये मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम वाला फॉर्मूला नहीं कराया, अब यहां पर इन्होंने वो वर्क एनर्जी में पढ़ लिया था अपन ने, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, वो हमने पढ़ा है, वो लगाना है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब यहाँ पर, जरा क्वेश्चन समझो इसका अभी। द वर्क डन टू रेज अ मास m, एक मास m है, डायग्राम भी साथ में बना देंगे अभी, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से टू हाइट h,
विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब मेरे को जो एक पार्टिकल है ना, एक जो पार्टिकल है वो सरफेस से उठा के यहाँ तक लेके जाना है, सरफेस से उठा के यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है ना। ये सरफेस है और ये इसको मुझे यहाँ तक लेके जाना है पूरा, ठीक है, हाइट h तक, हाइट h तक, ये रेडियस r से लेकर हाइट h जो रेडियस r के बराबर ही है यहाँ तक लेके जाना है। अब मैं क्या करूँ, मुझे उठा के लेके जाना है। तो देखो एक चीज़ नोट करना इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखो इसमें आपको बच्चे जहाँ पर अटकते हैं, सारी वैल्यूज अलग अलग हैं ऑप्शन में, 1, हाफ, 2, 3/2। तो साइन की टेंशन मत लो आप, साइन की टेंशन मत लो आप, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू पे गौर फरमाओ, हाफ, 1, 2 या 3/2। तो साइन की टेंशन मत लेना आप। अगर माइनस, मतलब जैसे देखो वर्क डन आपने लिखा माइनस डेल्टा यू, मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ये वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स होती है। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन इसके नेगेटिव होएगा, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन इसके नेगेटिव होएगा। ये तो ग्रेविटी का वर्क है, डेल्टा यू माइनस का ग्रेविटी का वर्क है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क तो इसका नेगेटिव होएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ नहीं रही है। आप उसकी टेंशन मत लो, आप तो बस ये माइनस कर दो दोनों को, नंबर आ जाएगा अपने आप, वो नंबर मार कर दो। देखो जब हम पेपर देते ना, हमें फास्टेस्ट तरीके से आंसर तक पहुंचना होता है, फास्टेस्ट तरीके से। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, फिर भी मैं तो पूरा करा रहा हूं आपको, वो माइनस वर्क डन होगा इसका, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी है, भाई काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ी नहीं, तो दोनों वर्क एक दूसरे के इक्वल अपोजिट होंगे, तो वो हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी लिख डालो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है भैया, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं अभी, जी कैपिटल एम अर्थ का मास, छोटा एम, ठीक है ना, छोटा एम डिवाइड बाय आर, इनिशियली डिस्टेंस कितना है 2r के बराबर है, 2r के बराबर है ना, रेडियस ऑफ अर्थ 2r के बराबर है, माइनस जी एम ई एम बाय आर। लेकिन मैंने एक गलती करी इसमें, माइनस में भूल गया जो दहेज में आया था, ये माइनस और ये माइनस, वो तो भूल ही गया मैं, है ना, अब लगा दिया वो। ठीक है, तो यार अब आप माइनस कर लो इसमें से यार, अब सिंपल हो गया अब ये तो, जी एम ई एम बाई, अब जी एम ई एम बाई आर ई को बाहर निकाल लो, ये क्या बच गया 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू हाफ जी एम ई एम बाई कैपिटल आर ई। सर पर यहां तो एक चीज और नोट करना, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग यार, यहां पर तो सर कैपिटल जी कहीं दिख ही नहीं रहा है, कैपिटल जी कहीं नहीं दिख रहा है, और सर मास ऑफ अर्थ भी नहीं दिख रहा है यहां तो कहीं पर भी। तो इसमें आपको एक चेंज करना पड़ेगा। आपका आंसर ये बिल्कुल सही आया है, जी एम ई एम बाय इधर हाफ और ये आर, ये बिल्कुल सही है। आपको एक और चीज यूज करनी पड़ेगी, जी एम ई बाय आर ई का जो स्क्वायर होता है वो जी नॉट के बराबर होता है सरफेस पे जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ये पढ़ा था हमने। आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसको रिप्लेस कर दो आप, किसके साथ में रिप्लेस कर दो, एक आर उधर ले जाओ, तो इसको आप रिप्लेस कर दो, हाफ जी नॉट आर ई इंटू एम, तो ये हाफ का आंसर आ गया। देखो इसमें ये हाफ वाला आंसर आ गया, समझ गए? ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज कैसे करा हमने भाई। एक पॉइंट मास को यहां से यहां ले जाना था, वर्क डन इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, जो वर्क एनर्जी चैप्टर में पढ़ा था हमने, ठीक है ना। तो बस फिर डेल्टा यू निकाल लिया। एक चीज अच्छी थी कि साइन का लफड़ा नहीं था, वैल्यू ही थी बस, तो यहां पर ये हाफ आ गया। तो कई बच्चे तो यहीं से ही हाफ देख के मार कर देते हैं, ये भी कर सकते हो, ठीक है, पर अपन ने तो पूरा सॉल्व कर लिया, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर को जी नॉट लिख दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कभी भी आपको जो है ना आंसर इस टर्म में मिल सकता है, तो आपको एक कन्वर्जन याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए, ऑसम, मचाया, बहुत बढ़िया। अब चलो ग्रेविटेशन पोटेंशियल पे आ जाते हैं यार। ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है भैया? ग्रेविटेशन पोटेंशियल वही जैसे के क्यू बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, वैसे यहाँ पर माइनस जी एम बाई आर,
माइनस जी एम बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है वो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू छोटा m इंटू वी, ऐसे याद रखो आप इसको, छोटा m इंटू वी, या u बाय एम इज इक्वल टू वी, ऐसे याद रख लो। चलो जैसे भी आप वहां याद रखा था ना आपने इलेक्ट्रोस्टैट में, u बाय क्यू इक्वल टू वी, यहां पर u बाय एम इक्वल टू वी, तो छोटा m हट जाएगा। ग्रेविटेशन पोटेंशियल माइनस जी एम बाई आर, ये भी माइनस दहेज वाला माइनस, ये भी, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है ये, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है ना। अब ये पोटेंशियल वाले पार्ट यार, दो मास होंगे तो उन सब के वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, बिना डायरेक्शन के, वो सब चीज आपको आती है करनी, वो नहीं करा रहा मैं, ठीक है। अब मुझे जो आपको कराना है, अब जो एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, मोशन ऑफ सैटेलाइट, फिर केपलर लॉज आएंगे उसके बाद में, मोशन ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। चलो तो मोशन ऑफ सैटेलाइट, सर्कुलर ऑर्बिट, तो यार ये अब अर्थ के अराउंड सैटेलाइट घूम रही है, जैसे अर्थ के अराउंड मून घूमता है ना, या किसी प्लेनेट के अराउंड कोई सी सैटेलाइट घूम रही है, ये है ना, या प्लेनेट और ये सैटेलाइट ये घूम रही है, 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 ये ठीक है। तो अभी सर्कुलर ऑर्बिट में अपन मानते हुए, इलिप्टिकल ऑर्बिट का बाद में एनालिसिस करेंगे, ये सर्कुलर ऑर्बिट मानते हुए एनालिसिस कर रहे हैं कि एक प्लैनेट है, अर्थ ले लिया हमने, चलो ठीक है, और ये सैटेलाइट है जिसका मास ms, छोटा ms मतलब मास ऑफ सैटेलाइट, r डिस्टेंस की दूरी पर सेंटर से सेंटर नाप रहे हैं, ये सेंटर टू सेंटर नाप रहे हैं, v स्पीड पे घूम रहा है, ये v स्पीड पे घूम रहा है सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है ये, ठीक है ना। इसको बेसिक सॉल्व करने की जो इक्वेशन होती है ना, बेसिक जो सर्कुलर मोशन की इक्वेशन होती है ना, वहां से सारी चीजें डिराइव करते हैं। इसका मैं डेरिवेशन भी बताया था आपको, एक फॉर्मूला ही होता है इसमें मेनली, ठीक है ना, याद रहना चाहिए, जस्ट इन केस फॉर्मूला भूल जाओ तो, ठीक है ना। चलो तो देखो जी एम भाई, फोर्स जो इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। सर ये किधर से आयो, ये कौन छे, कौन है ये, देखा है पहली बार, पिटाई होएगी ऐसा बोलोगे तो यार। अबे ये एम वी स्क्वायर बाई आर वहीं से ही सर्कुलर मोशन से आ रहा है, ये एम वी स्क्वायर बाई आर, याद है ना, बिल्कुल याद है। तो F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई, ये फॉर्मूला लगता है। तो ms से ms काट दो, एक r से एक r काट दो, तो v का फॉर्मूला आ गया रूट जी एम ई बाई आर, रूट जी एम ई बाई आर। इसे ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं अंग्रेजी में, ऑर्बिटल स्पीड। इस ऑर्बिट में इस स्पीड से घूमेगा ये जी एम बाई आर, जी एम बाई आर, ठीक है, अंडर रूट के साथ में, अंडर रूट के साथ में यहां से डिराइव हो रहा है ये, r से r उड़ा दो, ms से ms उड़ा दो, ठीक है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो जैसे जैसे सैटेलाइट दूर होती जाएगी उसकी ऑर्बिटल स्पीड कम होती जाएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और नोट करो, इसमें मास ऑफ सैटेलाइट आई नहीं रही, तो चाहे भारी सैटेलाइट हो हल्के सैटेलाइट हो, वो सिर्फ r पे डिपेंड कर रहा है और प्लेनेट के मास पे डिपेंड कर रहा है, प्लेनेट के मास पे, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है भाई साहब, टाइम पीरियड कितना होगा। सर टी मतलब एक चक्कर काटने में कितना समय, एक चक्कर काटने में कितना समय, सिंपल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यार टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 2 पाई आर बाय वी, 2 पाई आर बाय वी, ठीक है ना। तो ये 2 पाई आर बाय वी जो है, अब बस यार इसमें v का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर सिंपल v का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर डाल दो। मेन चीज जो याद रखने की है, टाइम पीरियड r की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है, टाइम पीरियड r की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको याद रखना है। टाइम पीरियड r की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। चलो तो भाई अब यार अभी 2010 में सवाल आया था, ठीक है, r डिस्टेंस कहाँ से नाप रहे हैं, r डिस्टेंस कहाँ से नाप रहे हैं, सेंटर से नाप रहे हैं, ठीक है। तो चलो भैया करके दिखाओ इसको, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ 2 सैटेलाइट ए और बी, 2 सैटेलाइट हैं ए और बी, ठीक है ना। देखना अभी एक लाइन
2 लाइन कैलकुलेशन में आ जाएगा, ए और बी है ना। इनकी रेडियस है 4r और r, तो यहाँ लिखते चलो ये 4r, r इक्वल टू 4r, r इक्वल टू r, ठीक है। स्पीड ऑफ सैटेलाइट 3v है, यहाँ की स्पीड 3v है, तो इसकी स्पीड बतानी है vb बतानी है कितनी होगी। तो यार ये तो भाई कंपैरिजन वाला पार्ट हो गया यार, ये तो यार कंपैरिजन वाला पार्ट हो गया। तो यार बस यार अब आपको v और r में रिश्तेदारी पता होनी चाहिए, v और r में रिश्तेदारी पता होनी चाहिए, बस काम खत्म। वो तो मैंने बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, इसलिए बड़ा बड़ा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ना ये। क्या है सर, कैसे सिंपल सा क्वेश्चन है? v का फॉर्मूला क्या होता है? √GME/r। तो ये GM तो दोनों में सेम ही रहेगा है ना, तो ये VA और ये VB, और अगर मैं यहाँ पर इसको √GME/ ये RA है, ये RB है, रूट बड़ा हो जाएगा, ये डिवाइड कर दो दोनों को यार, डिवाइड कर दो लाइफ में दोनों को, काम खत्म। तो VA/VB बस इज इक्वल टू √RB/RA। अब रख दो यार, वैल्यूज रख दो, बस अब कर लोगे सॉल्व इसको, सिंपल है। ये क्लियर हुआ सबको? √RB/RA, ठीक है। तो यार √RB/ जो RA था मामला, तो VA की जो वैल्यू है, VB की जो वैल्यू है निकाल लेना इससे यार, सॉल्व करके, सिंपल है। चलो कर लेते हैं सॉल्व। इसकी वैल्यू कितनी है? 3v है, यहाँ पर वैल्यू डाल लेते हैं। 3v है इसकी वैल्यू, ऊपर से देख लो कितनी वैल्यू है, 3v और 4r, 3v और 4r, ठीक है ना। तो 3v अपॉन vb इज इक्वल टू √RB की वैल्यू कितनी है? RB की वैल्यू है r और इसकी 4r, तो r/4r, r से r उठा, 1/4 का अंडर रूट 1/2, तो हो गया 1/2। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है। अब एक चीज बताता हूँ देखो आपको इसमें, अब एक चीज और बताता हूँ आपको मस्त वाली इसमें। देखो अगर आपका ये कभी जल्दी में भी हो ना आप, और आपका टाइम कम बचाओ, सॉल्व नहीं हो रहा हो, ट्रिक बताता हूँ इसमें आपको। देखो जो आप ट्रिक भी लगा सकते थे इसमें, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या सिखाया था मैंने? जितनी दूर जाता है स्पीड कम हो जाती है, जितनी दूर जाता है स्पीड कम हो जाती है, जितनी पास आता है स्पीड बढ़ जाती है। तो इसमें B पास में है, B पास में है, B पास में है, तो स्पीड बढ़नी चाहिए थी, तो स्पीड बढ़नी चाहिए थी। तो मतलब 1 और 2 तो आप रिजेक्ट ही कर सकते हो सीधे सीधे। क्या सिखाया आपको? फिजिक्स की फील, फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे, मजा आया, समझ आया। तो ये दोनों ऑप्शन में से तो मार करना था फिर आपको एक, और अंडर रूट होता है यार, अंडर रूट होता है, ये भी आपको ध्यान है। तो 4 टाइम सीधे सीधे तो नहीं होगा। देखो इसमें जो बच्चे फिजिक्स की फील समझ जाते हैं ना, वो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं यार, 4r से r आ गया, ठीक है यार, मतलब चेक कर लेते हैं, करते भी नहीं तो चेक तो कर लेते हैं। 4r से r पे आ गया यार, रेडियस कम हो गया, स्पीड बढ़नी चाहिए थी, तो 2 तो हो गए। अंडर रूट के प्रोपोर्शनलिटी होती है अंडर रूट की, 1/√की, तो 4 का अंडर रूट 2, 1 का अंडर रूट 1, तो 2 टाइम्स होनी चाहिए थी, तो 3 2 जा 6। फील आई? ठीक है, समझ गए? ठीक है, राइट, चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए सर, समझ गए। सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। अब ये एक और पार्ट है भैया, ये थोड़ा सा कम आता है, ये जेई में ज्यादा आता है, नीट में कम आता है, लेकिन सिलेबस में पूरा है ये भाई, सिलेबस में तो है, मतलब इसमें पर क्वेश्चन इसमें कम आते हैं कि एक सैटेलाइट को, एक घूमती हुई सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ जेई में ज्यादा आते हैं, नीट में कम आते हैं, लेकिन नीट के सिलेबस में तो है, तो एक बार सुन जरूर लो इसको भाई। अगर मुझे किसी सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मान लो शिफ्ट करना है, ये R1 से मान लो मेरे को R2 ऑर्बिट के उसमें शिफ्ट करना है, R2 ऑर्बिट के उसमें शिफ्ट करना है, जहां उसकी स्पीड होगी v2, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। आपने वो सैटेलाइट देखी, पता है ऐसे ही होता है, वो आप मिशन मंगल देखना कभी मूवी देखिए, मिशन मंगल, वो रॉकेट फायर करते हैं तो वो दूसरे ऑर्बिट में जाता है, तो वो रॉकेट एक्चुअली वर्क ही तो करता है, वो रॉकेट वर्क ही तो करता है वो। तो एक ऑर्बिट से सैटेलाइट को दूसरे ऑर्बिट में ले जाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, अपने आप नहीं जाती है वो, कुछ वर्क करना पड़ता है। जिसने मिशन मंगल मूवी देखी हो यार, इंडिया का वन ऑफ द रिमार्केबल अचीवमेंट है वो,
विश्व में इतनी कम कॉस्ट में मंगल पे कोई नहीं भेज पाया था भैया जितना इंडिया ने करके दिखा दिया, वो भी पहले अटेम्प्ट में। मतलब मचा दिया यार इंडिया ने, तो मचा दिया, मतलब सीरियसली मचा दिया तो यार भाई, ठीक है ना। तो देखो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब सैटेलाइट जाती है तो कितना वर्क डन होता है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती है। देखो समझना, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, स्पीड चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, तो दोनों में चेंज आता है, दोनों में चेंज आता है। दोनों का सम जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी होता है, दोनों का सम जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी होता है, ठीक है। दोनों का सम जो है वो मैकेनिकल एनर्जी होता है। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज मैकेनिकल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है U माइनस जी m1 m2 बाई आर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से निकाल ली, साइन के साथ में जोड़ दिया, साइन के साथ में जोड़ दिया, तो मैकेनिकल एनर्जी इतनी आ जाती है माइनस हाफ Gm1 m2 बाई आर, माइनस हाफ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है ये, पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है ये, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है ये, और नेगेटिव साइन आता है। बस इसका डिफरेंस निकाल लो आप। R1 से R2 तक जो वर्क डन होता है, इसमें जो वर्क करना पड़ेगा ना, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। अगर गलती से क्वेश्चन आ जाता है ये कि भाई एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में घुसाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो भाई मैकेनिकल एनर्जी फाइनल फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, आप माइनस कर लेना, साइन मैनेज कर लेना, है ना, मैग्नीट्यूड बता रहा हूं मैं, 1 माइनस मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, आपके पास में वर्क डन आ जाएगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ देख लेना, साइन के साथ रखते हैं, ठीक है। पर ये फॉर्मूला याद रखना, मैकेनिकल एनर्जी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। चलिए इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो इसलिए थोड़ा ही बताया वो मैंने। अब एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है यार, वो सैटेलाइट जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर होती है। मतलब अर्थ जो है अपने एक्सिस पे कितने टाइम में घूमती है भैया, सर 1 साल में घूमती है। अरे बेशर्मो, वो सूरज के अराउंड 1 साल में घूमती है, खुद के एक्सिस पे कितने देर में घूम जाती है अर्थ, 24 आवर्स में घूम जाती है, 24 घंटे में। तो ये जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होती है ये भी 24 आवर्स में घूम जाती है, ये भी 24 आवर्स में घूम जाती है। ये भी जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है ये भी 24 आवर्स में घूम जाती है अर्थ के साथ में, समझ गए, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 24 आवर्स होता है। ये अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर होती है। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, समझ गए। ये किस काम आती है, जो आप टीवी देखते हो ना, जो आप टीवी देखते हो वो इसी सैटेलाइट के चक्कर में देख सकते हो, जो आप टीवी देखते हो वो इसी सैटेलाइट के चक्कर में देख पाते हो आप। नहीं तो आप सोच के देखो यार, अगर वो अर्थ से ज़्यादा तेजी से घूम जाए तो मान लो अभी तो वो हॉकी के मैच के ऊपर थी, हॉकी का मैच चल रहा है साफ सामने, इंडिया ने हॉकी के मैच में हॉकी स्टिक से मारा, अब सैटेलाइट तो जो है तेज आगे बढ़ गई तो वो बैडमिंटन कोर्ट पे पहुंच गया अब बैडमिंटन कोर्ट पे या फुटबॉल ग्राउंड में पहुंच गई वो, फिर तो किसी ने हॉकी मारी और वो शटल में कन्वर्ट हो गई वो, तो यार वो टेलीकास्ट ही कैसे कर पाएगी, सोच के देखो। तो उसको एक एरिया को फोकस करना होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को, फील आई, इसलिए इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है। और ये इक्वेटोरियल प्लेन में घूमती है ये, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन में घूमती है। तो इक्वेटोरियल प्लेन में घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, इस पे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, ध्यान से सुनना। तो वेस्ट टू ईस्ट जैसे अर्थ घूमती है ना, तो ये इक्वेटोरियल प्लेन में घूमती है ये, ठीक है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में 0 होती है क्योंकि टाइम पीरियड सेम होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में 0 होती है। इसके ऑर्बिट को अंग्रेजी में पार्किंग ऑर्बिट भी कहते हैं। जब इनमें से सवाल आ जाएगा ना तो याद करोगे, सर अच्छा वो आपने सारी चीजें बता दी, ध्यान से सुनो, पार्किंग ऑर्बिट भी बोलते हैं। ये टेलीकम्युनिकेशन में काम आती है, वही सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में, समझ गए, टीवी देखने में यार, मतलब मोबाइल टीवी जो भी बोलो आप। वेदर फोरकास्टिंग में भी काम आती है, वेदर फोरकास्टिंग और टेलीकम्युनिकेशन दोनों में काम आती है, ठीक है। ये अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में घूमती है। इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है, 24 आवर्स होता है। फॉर्मूला लगा दोगे तो अराउंड 3600 किलोमीटर की हाइट पे होती है ये, अराउंड 36,000 किलोमीटर, 100 क्या
36,000 किलोमीटर की हाइट पे होती है ये, 36,000 किलोमीटर की हाइट पे होती है, ठीक है। इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। सर इतनी तेज तो मैं भाग ही लेता हूँ, 1 सेकंड में मैं 3 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता हूँ। अबे भाग के दिखाना है एक बार कभी। 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड से घूमती, इतनी तेज घूमती है ये, ठीक है। चलो समझ गए। अब दूसरी होती है पोलर सैटेलाइट, फास्ट करते हैं इसको, जो पोल्स से होकर पास होती है। तो अर्थ नीचे से ऐसे घूम रही है और ये ऊपर से ऐसे पास होती है, ये ऊपर से ऐसे पास होती है, ये ऐसे घूम रही है, ये ऊपर से ऐसे पास होती है। ये दिन में 2-4 चक्कर काट लेती है अर्थ के, दिन में 2-4 चक्कर काट लेती है अर्थ के, ये मान के चलो आप। और ये पूरी अर्थ को कवर कर लेती है ये एक सैटेलाइट, लगभग लगभग, ठीक है ना। तो ये ऐसे, ये रिमोट सेंसिंग और एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए काम आती है। इन्वायरमेंट की पढ़ाई जो करते हैं ना, उसके लिए, उनके लिए काम की है ये, और रिमोट सेंसिंग, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं भाई साहब केपलर लॉज पे, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 लॉज दिए थे केपलर भाई साहब ने, है ना। ये बड़े बड़े आदमी जो है 3 लॉज ही देते हैं भाई, जैसे कि न्यूटन साहब ने भी 3 लॉ, केपलर साहब ने भी 3 लॉ दे दिए, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, कि भाई कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड पे इलिप्स में घूमेगा, सर्कल में नहीं घूमेगा, इलिप्स में। वैसे सर्कल भी एक तरह का इलिप्स ही होता है, इलिप्स में घूमेगा जिसमें सन उसके एक फोकस पे रहेगा। तो इलिप्स के बारे में आप जानते ही हो, ये रिवीजन है वैसे भी। तो एक फोकस और दूसरा फोकस, तो किसी भी एक फोकस पे सन रह सकता है। तो या तो वो ऐसे घूम सकता है या वो ऐसे घूम सकता है, ठीक है ना। मतलब जब वो इधर से घूमेगा तो बेसिकली सन एक फोकस पे रहता है, राइट, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ। सेकंड, अब ये फर्स्ट लॉ का ये पार्ट ध्यान से पढ़ना, इस पे 2 से ज्यादा बार सवाल आ चुके हैं इनफैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो हो क्या रहा है, देखो ये पूरा विजुअलाइजेशन अगर आपको करना है तो इसरल ऐप डाउनलोड कर लेना, केपलर के लॉस पूरे पढ़ लेना, वहां पर मैंने पूरा इसको घूमते हुए दिखाया है। ये रिवीजन लेक्चर है, इसलिए यहाँ पर विजुअलाइजेशन अपन फास्ट करने के चक्कर में कम कर रहे हैं, और ये पीडीएफ भी है। बाकी उसमें पूरा इसको घूमते हुए, स्पीड तेज ज्यादा कम होते हुए दिखाया है, तो पूरा विजुअलाइज हो जाएगा आपको। अपन इसरल में ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने वैसे ही पढ़ा होगा, ठीक है ना। देखो अभी एक चीज देखो, अब ध्यान से सुनना। ये जो बॉडी थी, ये जो बॉडी घूम रही थी भाई, ये जो बॉडी घूम रही थी यहां से, कैसे घूम रही थी, ये यहां से जाकर, ये यहां से जाकर, ये ऐसे इलिप्स में घूम रही थी, ये इलिप्स में घूम रही थी ऐसे, ये ठीक है ना। अब जो प्लैनेट होता है वो सन के सबसे पास में इधर होता है, और सन से सबसे दूर इधर होता है। वो जो सबसे पास में होता है ना, उसे इंग्लिश में कहते हैं पेरिजी, और जो सबसे दूर होता है उसे कहते हैं अपोजी। याद रखने का तरीका, पी से पास, पी से पेरिजी, ये ट्रिक है इसको याद रखने की जो मैं यूज करता हूं। पी से पास, पी से पेरिजी, पी से पास, पी से पेरिजी, पी से पास, पी से पेरिजी, दूर वाला अपने आप अपोजी हो गया, ठीक है। अब देखो जब आर मिनिमम होता है ना, मैंने क्या बताया था आपको, जितना कम आर होगा उतनी ज्यादा वी होगी। सर्कुलर मोशन में पढ़ा था जब सर्कुलर ऑर्बिट पढ़ रहे थे। सिमिलरली यहां पर वैसा कॉन्सेप्ट लगता है, जितना कम आर होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, जितना कम आर होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी यहां पर, ठीक है। तो जब वो सबसे पास से गुजरता है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। आप चेक भी कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी, -g मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ बाय आर, ये माइनस साइन के साथ है और नीचे आर आ रहा है, तो आर कम, ये वैल्यू ज्यादा, लेकिन माइनस में ज्यादा, माइनस में ज्यादा मतलब कम। -5 बड़ा होता है कि -3 बड़ा होता है? -3 बड़ा होता है, -5 छोटा होता है। इसलिए आर मिनिमम तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, समझ गए? आर मिनिमम तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ये ध्यान रखना, जब ये सबसे पास होके गुजरता है ना, मैं तो उसको ऐसे याद रख लेता था यार, फील लेके, यार इसको यहाँ पर ना बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी लगती है इसको, तो कहता है फटाफट से भागो, अरे बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पर, बहुत गर्मी है, भागो 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 फटाफट से, ठीक है। तो वी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और जब ये सबसे दूर गुजरता है
तो वी मिनिमम आराम से गुजरता है, आराम से गुजरता है, आराम से, धीरे धीरे आराम से, क्योंकि सबसे दूर से गुजर रहा है, आराम से गुजरेगा ये। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। तो जितना दूर होता जाएगा ना, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी, तो पोटेंशियल अपने आप उतनी ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कांस्टेंट रहता है यहाँ पर। ठीक है, चलो समझ में आई बात ये। तो चलो अब ये क्वेश्चन करके बताओ। अच्छा एक चीज और, हाँ भाई एक इंपॉर्टेंट चीज और, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है यहाँ पर। एंगुलर मोमेंटम वो बाद में पढ़ेंगे अपन, लेकिन अभी पहले ही बता देता हूँ, ये एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है यहाँ पर, क्योंकि भाई फोर्स इसी की तरफ लग रही है, टॉर्क जीरो होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो यार ये कोने कोनों पे देखो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, mvr, इसका मतलब m v मैक्सिमम r मिनिमम इज इक्वल टू m v मिनिमम r मैक्सिमम। तो ये पेरिजी और अपोजी पर m से m काट दो, तो mvr और एंगल 90 डिग्री है, देखो ये एंगल 90 डिग्री है, इसलिए साइन 90 आया है, 1 है वो की, mvr, तो बस L1 इज इक्वल टू L2। ठीक है, याद रखना ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, अब देखो अभी सही होना चाहिए, देखो जल्दीबाजी मत मचाना, इसमें देखो नीट वालों ने खेला है हमारे साथ में, मतलब दोनों स्क्वायर भी हैं और रिवर्स भी आंसर हैं। ठीक है ना, तो देखो क्या है, प्लैनेट मूविंग अलोंग एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द सन, तो सन के क्लोजेस्ट है एट ए डिस्टेंस r1, तो ये सन है, मैं यहाँ पर इलिप्टिकल ऑर्बिट बना देता हूँ एक, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये r1 है और यहाँ पर स्पीड है v1। ठीक है, और सबसे दूर जो है वो है r2 और वहाँ पर जो स्पीड है वो है v2। ठीक है, तो v1 बाई v2 का रेशो बताना है, v1 बाई v2 का रेशो बताना है, v1 बाई v2 का रेशो बताना है, तो बताओ फटाफट से क्या होगा v1 बाई v2 का रेशो। अभी आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना सिखाया था, m अर्थ का मास v1 r1 इज इक्वल टू अर्थ का मास v2 r2, हमें क्या चाहिए, v1 बाई r1 चाहिए, तो v1 बाई v2 चाहिए r2 बाई r1, बिल्कुल ध्यान से r2 बाई r1। ठीक है, अब देखो यार एक लाइन की कैलकुलेशन है मुश्किल से, एक लाइन की, और 4 नंबर मिल रहे हैं। नीट में ना ऐसे होता है, आपने अगर कॉन्सेप्ट सही लगा दिया ना तो 1-2 लाइन की कैलकुलेशन के बाद ही आंसर आ जाता है, प्रोवाइडेड आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अब ये बताओ, चलो अब ये 2018 में आए, ये सबको सही करना है, सबको सही करना है, ये आंसर छुपा लेते हैं। काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अ प्लैनेट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट पोजीशन A, B, C, R, KA, KB एंड KC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यार A, B, C 3 पोजीशन दे रखी है यहाँ पर, ठीक है ना, और AC मेजर एक्सिस, SB परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, काइनेटिक एनर्जीज का रेशो बताना है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो जितना पास वहां पर स्पीड उतनी ज्यादा, जितना पास स्पीड उतनी ज्यादा, तो यहाँ तो R मिनिमम होता है और यहाँ पर R मैक्सिमम होता है, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा और सबसे कम। जैसे ही प्लेनेट यहाँ से यहाँ जाता है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी घटती जाती है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जाता है। इन्होंने डायग्राम में उल्लू बनाने की कोशिश करी, देखो नीट वालों ने, आप ध्यान से सुनना, ये डिस्टेंस दिखने में बड़ा दिख रहा है, नहीं, पर ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा होता है, ये जो डिस्टेंस है ना, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा होता है यहाँ पर ये। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पर वेलोसिटी कम रहती है, कुल मिला के बाद ये है, यहाँ सबसे ज्यादा रहती है वेलोसिटी। ठीक है, समझ गए, तो भाई A, B, C, वेरी गुड। ठीक है, चलो अभी इतने सिंपल नंबर के क्वेश्चन मिल रहे हैं यार। ठीक है, चलो अब सेकंड लॉ क्या है केपलर का, लॉ ऑफ एरिया। तो ये बोलता है कि लॉ ऑफ एरिया क्या बोलता है भाई, कि पोजीशन वेक्टर सन से प्लैनेट तक का जो पोजीशन वेक्टर होता है
वो इक्वल एरिया स्वीप करता है इक्वल टाइम में, वो इक्वल एरिया स्वीप करता है इक्वल टाइम में। समझ गए? ये पता है सबको यार, ये मतलब 1 सेकेंड में, ये 1 सेकेंड के अंदर में ये यहाँ से यहाँ गया, 1 सेकेंड में मान लो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है ना। तो ये जो एरिया होगा अगले सेकंड में ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये एरिया अगले सेकंड का अगले सेकंड में यहाँ से यहाँ जाएगा, ये एरिया, ये सब एरिया बराबर होंगे। तो इक्वल टाइम में ये इक्वल एरिया कवर करता है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ये कवर करता है। समझ गए? सिंपल है। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, एरिया कवर करने की वेलोसिटी। ये किस पे बेस्ड है? डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे। अब आपको देखो फिजिक्स की ब्यूटी बताऊं एक, आप दीवाने हो जाओगे फिजिक्स के। देखना फिजिक्स की ब्यूटी समझ पाओ तो समझ लो, 2 रिवीजन लेक्चर है यार, लेकिन एक फिजिक्स की ब्यूटी जरूर समझना है यहाँ पर। देखो ये मैं आपको एक मस्त चीज बताता हूँ। देखो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया, आपको फिजिक्स से मोहब्बत हो जाएगी, आपको ये चमक गई ना अगर ये चीज, तो मजा आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, देखो डिस्टेंस ज्यादा है ना। अब उसको हर सेकंड में सेम एरिया का झाड़ू लगाना है, हर सेकंड में सेम एरिया का झाड़ू लगाना है उसको। तो देखो वो यहाँ पर धीरे चलता है, यहाँ पर उसकी v मिनिमम होती है, v मिनिमम होती है, वो धीरे चलता है ताकि कम दूर जाए वो। और जैसे यहाँ पर आए v तेज हो गई तो थोड़ा ज्यादा दूर जाए, तो ये डिस्टेंस कम हो गया तो ये बढ़ा लेता है वो, जिससे कि एरिया सेम रहे। फिर यहाँ से थोड़ा और तेज चलता है क्योंकि डिस्टेंस और कम हो गया तो एरिया सेम होता है। फिर यहाँ और तेज चलता है, फिर यहाँ तो और तेज चलता है क्योंकि यहाँ तो सबसे पास में है, तो उसको 1 सेकेंड में बराबर एरिया करने के लिए, बराबर एरिया करने के लिए तेज चलना पड़ेगा प्लैनेट को। फील आई फिजिक्स की? सब चीजें कनेक्टेड है यार फिजिक्स में, यही तो जादू है, यही तो मोहब्बत कराती है चीजें। मतलब जब मैं पूरा लेक्चर पढ़ाता हूँ तो उसमें इसकी फील दिलाता हूँ। अभी तो रिवीजन लेक्चर है, तो जिसको फील आ गई हो ना वो समझने की कोशिश करना। देखो डिस्टेंस कम है, वेलोसिटी ज्यादा है, जिससे कि एरिया, और वो ऐसे मैनेज कर रहा है प्लैनेट कि एरिया कांस्टेंट रह रहा है, जो वो झाड़ू लगा रहा है उसका। फील आई? समझ आया? ठीक है, चलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है ये, ठीक है। अच्छा, जो इसका एरिया होता है ना, ये जो एरियल वेलोसिटी होती है, एरियल वेलोसिटी जो होती है इसकी L/2mp होती है, L/2mp। एंगुलर मोमेंटम अबाउट 2 mp, मास ऑफ प्लैनेट है, ये प्लैनेट का मास है, ये प्लैनेट का मास है mp। L/2mp एरियल वेलोसिटी होती है। पर सेकंड कितना एरिया स्वीप करता है ना, L/2mp होता है, L/2mp। और जो टोटल एरिया होता है वो भी बता देता हूँ, जेई में ज्यादा आता है टोटल एरिया, नीट में नहीं पूछा गया है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। टाइम को इधर मल्टीप्लाई कर दो, L/2mp इंटू टोटल टाइम, ये टोटल एरिया होता है, ये टोटल टाइम है, ये क्या है, टोटल टाइम है ये। तो जो यहाँ से घूमने का पूरा जो चक्कर लगाने का टाइम है ना, L/2mp को उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एरिया आ जाता है इलिप्स का, इस इलिप्स का टोटल एरिया आ जाता है। ठीक है, समझ गए? चलो टोटल एरिया, तो भाई टोटल एरिया LT/2mp, पर सेकंड में L/2mp, हर सेकंड में बराबर कर रहा है। तो अगर 5 सेकंड में पूरा चक्कर काट रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 साल में पूरा चक्कर काटा तो 1 साल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 साल में काट रहा है तो 10 साल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, LT/2mp टोटल एरिया होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है? केपलर का थर्ड लॉ कहता है कि भाई जो टाइम पीरियड होता है वो a⁻³ के प्रोपोर्शनल होता है, a⁻³ के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे सर्कुलर ऑर्बिट में पढ़ा था r⁻³, यहाँ पर a⁻³। a क्या है? ये सेमी मेजर एक्सिस, ये जो बड़ा वाला एक्सिस है ना उसका आधा, सेमी मेजर एक्सिस की पावर 3/2 के बराबर होता है, सेमी मेजर एक्सिस की पावर 3/2 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इस पे भी थोड़े से क्वेश्चन आ जाते हैं। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है ना, ध्यान से समझना। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी नाउ
एस्केप वेलोसिटी क्या होती है भैया? सर सिंपल है, मान लो आप डॉक्टर नहीं बने तो घर वाले आपको कितने से फेंकें कि आप उनकी नज़रों के सामने से हट जाओ। मान लो घर वालों ने सोचा तूने पढ़ाई नहीं करी, डॉक्टर नहीं होना, तो ले तो फेंक दिया आपको उठा के, मान लो घर वालों ने, तो कितनी स्पीड से आपको फेंकें कि आप धरती पे वापस लौट के नहीं आओ, आप बस धरती की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चल जाओ। उसे अंग्रेजी में एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, जो कि धरती के लिए आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वैसे घर वाले ऐसा करेंगे नहीं आपके, ठीक है। धरती पे आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर धरती से किसी को आपने 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंक दिया तो वो धरती के बाहर निकल जाएगा, फिर वो लौट के नहीं आएगा। बाकी दिन तो लौट के आती है ना, आपने पेन फेंका ऐसे थोड़ा बहुत फेंका तो वापस आई थी, ग्रेविटी खींच लेती है। लेकिन अगर इससे या इससे ज़्यादा वेलोसिटी से फेंक दिया, ये मिनिमम वेलोसिटी होती है, तो फिर वो लौट के नहीं आएगा। समझ गए? इसकी वैल्यू कितनी आती है? √2 gm/r। √2 gm/r याद रखना, √2 gm/r। जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, सर्कुलर ऑर्बिट में कोई पार्टिकल घूमता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी आती है? सर्कुलर ऑर्बिट में जब घूमता है तो वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट होती है √gm/r। ये 2 आता है, इसमें ध्यान रखना, इसमें जो है 2 आता है, इसमें 2 आता है यार। ऑब्वियसली सर्कुलर ऑर्बिट से ज़्यादा ही होनी पड़ेगी ना, क्योंकि इस पे तो घूमने लग जाएगा वो, और बाहर फेंकना है तो इससे ज़्यादा फेंकनी पड़ेगी, तो √2 टाइम्स होती है। तो एस्केप वेलोसिटी जो है, याद रखना, √2 टाइम्स होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी के, √2 टाइम्स होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी के। एस्केप वेलोसिटी √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी के, ठीक है, समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन करके बताओ। देखो अभी ये 2012 में सीधे सिंपल क्वेश्चन आया था। VE एस्केप वेलोसिटी है, VO ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो रिलेशन बताना है दोनों में। अभी पढ़ा हमने, ये कर लोगे? ठीक है, सिंपल, ये हो गया है तो ठीक है। ऐसे सटा क्वेश्चन होते हैं अगर चीज़ें पता हो तो, ठीक है ना। अब ये पार्ट थोड़ा सा टिपिकल है, नीट में उतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको ऐसे मत याद रखो, आप इसको ऐसे ही याद रखो, इज इक्वल टू √2 टाइम्स ये, ठीक है। आप इसको छोड़ भी सकते हो, अभी तक तो आया नहीं नीट में ये। एस्केप वेलोसिटी से कम पे फेंकते हैं तो पार्टिकल बाउंडेड होता है अर्थ से, अर्थ उसको पकड़ के रखती है मतलब, और उसका पाथ इलिप्टिकल होता है, उसका पाथ इलिप्टिकल होता है। जस्ट एस्केप वेलोसिटी से फेंकते हो तो अनबाउंडेड मतलब बाहर चले गया और उसका पाथ पैराबोला होता है, और एस्केप से ज़्यादा फेंकते हो तो अनबाउंडेड बाहर जाता है और वो हाइपरबोला पाथ में जाता है। जेई में ज़्यादा आता है, नीट में कम आता है, तो लेकिन जस्ट बहुत टफ क्वेश्चन बनाना हो तो इसलिए बता दिया, ठीक है। अभी तक तो नहीं पूछा गया है ज़्यादा है, ठीक है। चलिए बाइनरी स्टार सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट पार्ट है इसका भी अपना, बाइनरी स्टार सिस्टम, ठीक है। तो भाई जो बाइनरी स्टार सिस्टम है उसमें क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है 2, बाइनरी का मतलब होता है 2। तो इसमें क्या होता है ना, एक स्टार और दूसरा स्टार, दोनों स्टार अपना जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था हमने, सेंटर ऑफ मास भारी वाले के पास में होता है। तो ये m और 2m बीच में सेंटर ऑफ मास, बीच में मतलब इस लाइन के कहीं पर इस भारी मास के पास में सेंटर ऑफ मास है। तो ये क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हैं, ये घूमते हैं अपोजिट सेंस में घूमते हैं, ये ऐसे घूमेगा, मतलब सॉरी सेम सेंस में घूमते हैं, ये क्लॉकवाइज तो ये भी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज, है ना। सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी होता है इनका, सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी होता है। तो जो भारी मास होता है ना उसका रेडियस कम होता है क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है। भाई ये d2 डिस्टेंस है और ये d1 डिस्टेंस है पूरा, तो d2 इज लेस देन d1। तो भाई जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको बोलूँ d2/d1 तो वो m1/m2 इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस में आ जाएगा, इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस में आ जाता है, वो पता है हमको, वो इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस में आ जाता है। क्या होता है ये? इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस में आता है ये, ठीक है। m1/m2, d2/d1 इज m1/m2। तो देखो 2m और m लिया है मैंने, एग्जाम्पल लिया है, तो ये 1 और ये 2, या ये 2 या ये 1, इस रेशियो में इनके रेडियस होते हैं, इस रेशियो में इनके रेडियस होते हैं।
तो रेडियस जो होते हैं, रेडियस घूमने के R2/R1 विल बी इक्वल टू M1/M2, ठीक है ना। तो देखो ये इस केस में कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा इस केस में। तो ये सारे M1/M2 उसी टाइप के रेशो में है ये। अब वेलोसिटीज कैसे निकालेंगे, वेलोसिटीज कैसे निकालेंगे भाई, Gm/r, उससे आप करके देखोगे वेलोसिटीज कैसे निकालेंगे भैया इसमें। तो इसमें जो जितना दूर होगा, जो जितना, अब इसमें अब थोड़ा सा लफड़ा है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना, इसमें क्या है, ये इसमें अलग तरीके से सोचना पड़ेगा आपको। अब ध्यान से सुनना, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले तो इनका टाइम पीरियड जो है वो बराबर होता है। ये सेम टाइम में चक्कर काटते हैं, जितने टाइम में ये चक्कर काटता है उतने टाइम में ये चक्कर काटता है, क्योंकि जब ये यहां पर है तो उसको यहीं पर ही रहना पड़ेगा, तभी सेंट्रल मास यहां पर रहेगा। पूरी थ्योरी में पढ़ लेना आप इसको। तो जब ये यहां पर है तब इसको यहां पर रहना पड़ेगा। तो अगर ये 1 सेकंड में घूम के आ रहा है तो इसको भी 1 सेकंड में ही घूम के आना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड का रेशियो सेम होता है, टाइम पीरियड का रेशियो सेम होता है, टाइम पीरियड सेम होते हैं बाइनरी स्टार सिस्टम में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप बताओ, तो जिसका रेडियस कम होगा उसको डिस्टेंस भी कम चलना है, उसको डिस्टेंस भी कम चलना है, तो उसकी वेलोसिटी भी कम होगी, तो उसकी वेलोसिटी भी कम होगी। v1/v2 इज 2/1, v1/v2 इज 2/1, v1/v2 इज 2/1। तो पास वाले की वेलोसिटी भी कम होती है क्योंकि उसको छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, अब आप निकाल सकते हो मास और वेलोसिटी के रेशियो से, mv², m का रेशियो पता है, v का रेशियो पता है, ये आ जाएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है। एंगुलर मोमेंटम mvr, ये निकल जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड सेम होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी चीजें अपने आप हो जाती है, ठीक है। ये होता है बाइनरी स्टार। चलिए अब जो लास्ट पार्ट है, ज्यादा नहीं आता लेकिन पता होना चाहिए, बहुत कम आता है। अर्थ हमारे एक्सिस पे घूम रही है ओमेगा से, अर्थ जो है ओमेगा से घूम रही है, अर्थ जो है वो ओमेगा से घूम रही है, ठीक है ना। अब भाई, अब जो अर्थ ओमेगा से घूम रही है, तो जो इक्वेटर पे जी होती है ना, घूमने के चक्कर में जी अपेरेंट जो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के m⍵² लगा के देख सकते हो, तो G0 - ω²r, तो घूमने के कारण से इक्वेटर पे जी कम होता है, घूमने के कारण से इक्वेटर पे जी कम होता है, पोल पे ज्यादा होता है, पोल पे ज्यादा होता है, पोल पे ज्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें मैं बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछूंगा, देखो आपसे एक मजेदार। अब अर्थ बीच में से मोटी है, सर क्या बोल रहे हो, अर्थ बीच में से मोटी है, तोंद निकली हुई अर्थ की, वैसा मानो अर्थ बीच में से मोटी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, अर्थ बीच में से मोटी है, तो इक्वेटर पे उसके कारण से भी जी कम होता है, पोल पे ज्यादा होता है। तो जी नेट ऑन नेट इक्वेटर पे कम होता है, पोल पे ज्यादा होता है, पोल पे ज्यादा होता है। तो मैं एक बढ़िया आपसे एक मस्त सवाल पूछता हूं, देखो एक बहुत अच्छा सवाल पूछता हूं, देखते हैं इसका जवाब आप दे पाते हो क्या। एक बढ़िया सवाल पूछता हूं, देखो इसमें आपसे, एक भालू था, उसको अर्थ के ऊपर से टपका दिया और वो मिनिमम टाइम में अर्थ पे आ गया, मिनिमम टाइम में अर्थ पे आ गया। बताओ भालू का कलर बताओ। इसका आंसर पता है क्या है, इसका आंसर है वाइट, इसका आंसर है वाइट। यस सर, वाइट कैसे आया? देखो यार, भालू तो ब्लैक भी होता है, ब्राउन भी होता है। मैंने आपसे क्या बोला, सबसे तेज कूद के आया वो, सबसे कम टाइम में आया, सबसे कम टाइम में आया, मतलब जी की वैल्यू सबसे ज्यादा थी, जी की वैल्यू सबसे ज्यादा थी यो। और जी की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पर होती है? पोल्स पे होती है। और पोल्स पे क्या मिलता है भैया? पोलर बियर मिलता है, पोलर बियर। ठीक है, ऐसे घुमा के जो है पिलाई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यार देखो, हमने पूरा ग्रेविटेशन रिवाइज कर लिया।